जय श्री राधे आप सभी को। तो मैं शिवानी हमारे YouTube चैनल मंजिल करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी कुशल और स्वस्थ होंगे। तो पढ़ाई के क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसे कि हमने चैप्टर 7 तक MCQs कर लिए हैं, ठीक है, AC थ्योरी चैप्टर तक पढ़ लिया है। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 जो है पॉलीफेज सिस्टम। इस सिस्टम में हम पॉलीफेज सिस्टम मतलब सिंगल फेज से ऊपर जो 2 फेज 3 फेज सिस्टम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी वॉटमीटर रीडिंग कैसे निकालते हैं, क्या पावर होती है, स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो समय को बर्बाद न करते हुए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, ठीक है, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए जैसे कि दिया हुआ है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड 3 फेज रिएक्टिव पावर if the line voltage is V and line current is IL। 3 कला रिएक्टिव पावर PR को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज VL है और लाइन करंट IL है, ठीक है। जैसे कि इसमें किसके बारे में पूछा गया, रिएक्टिव पावर के बारे में पूछा गया, प्रतिक्रियाशील पावर क्या होती है उसके बारे में। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक जो पावर ट्राइंगल के माध्यम से कि 3 तरह की पावर होती है, ठीक है। 3 तरह की पावर होती है जिसमें ये वाली पावर को आभासी शक्ति, ठीक है, इसे वास्तविक शक्ति जिसे रियल पावर भी बोलते हैं, ठीक है, और इसे प्रतिक्रियाशील शक्ति के नाम से जानते हैं जिसे रिएक्टिव पावर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये तो इसी के बारे में पूछा गया। इसे मैंने बताया था KW में मेजर करते हैं, किलोवाट। इसे आभासी शक्ति को KVA में मेजर करते हैं, KV, और प्रतिक्रियाशील को KVAR में। इसमें आपसे पूछा गया है कि इसको निकालने का फॉर्मूला तो मैंने बताया था, आभासी शक्ति होती है इसको VI से निकालते हैं, ठीक है। वास्तविक शक्ति को VI cos phi से निकालते हैं और रिएक्टिव पावर को निकालते हैं VI sin phi से, ठीक है। अब इसमें जो हम VI है, VI cos phi है और VI sin phi है, ये किसके लिए है, सिंगल फेज के लिए। किसके लिए, सिंगल फेज, मतलब AC थ्योरी में पढ़ा था हमने RLC सर्किट में, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ किसके बारे में पूछा जा रहा है, 3 कला, मतलब जब सिस्टम कैसा हो, 3 फेज सिस्टम हो। 3 फेज सिस्टम में हम रिएक्टिव पावर को कैसे निकालेंगे, तो 3 फेज सिस्टम में रिएक्टिव पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, √3 VI sin phi, ठीक है। अगर ये पूछता है कि रिएक्टिव पावर क्या होती है, तो रिएक्टिव पावर प्रतिक्रियाशील शक्ति वह शक्ति होती है जो AC सर्किट में चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए आवश्यक शक्ति होती है, उसे हम प्रतिक्रियाशील शक्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो निकालने का सूत्र होता है वो होता है √3 VI sin phi, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था, अगर लाइन करंट जिसमें से V को V और I ये सिंगल फेज सिस्टम में, अगर 3 फेज सिस्टम में है तो इसको हम किस नाम से जानेंगे, VL मतलब लाइन वोल्टेज और IL मतलब लाइन करंट, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, √3 VL IL sin phi, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, PR = Y, जो क्या VI क्या है, ये अपरेंट पावर है, आभासी शक्ति है, ठीक है। PR = √3 VI cos phi, ये क्या हो गया, तो ये रियल पावर है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, आभासी शक्ति या अपरेंट पावर, ठीक है। और PR = √3 VI sin phi, ठीक है। sin phi क्या है, आपकी रिएक्टिव पावर है, ठीक है। और PR = √3 VI cos phi, ये एक्चुअली रियल पावर होगी, ठीक है। इसको रियल पावर कर लीजिएगा, और यहाँ पाई का मान नहीं दिया इसलिए रियल पावर नहीं है, ये क्या है, गलत है। VI होता है तो आभासी शक्ति, अपरेंट पावर जानते हैं उसको, ठीक है। और अगर PR = √3 VI sin phi है तो इसको रिएक्टिव पावर के नाम से जाना जाएगा, और √3 VI cos phi है तो उसे हम वास्तविक शक्ति या वॉटफुल पावर के नाम से जानते हैं। यहाँ रिएक्टिव पावर के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, रिएक्टिव पावर √3 VI sin phi, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हुआ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला दिया हुआ है व्हाट इज द मेन कॉज फॉर बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम। ठीक है, 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, यहाँ आपसे किसके बारे में पूछा गया, शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर। ठीक है, क्या है 0.5 है, मतलब 0.55 का मतलब होता है जो पावर फैक्टर है वो कैसा पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर है। लैगिंग का मतलब है पश्चगामी है। ठीक है, तो पश्चगामी होने का पावर फैक्टर मुख्य कारण क्या होता है, तो जब हमारा लोड क्या हो जाए, लोड में प्रेरक लोड ज्यादा हो, क्या हो, प्रेरक लोड ज्यादा हो। प्रेरक लोड का मतलब होता है लोड में जैसे मोटर हो, ट्रांसफार्मर लगा हो, मोटर ट्रांसफार्मर ये चीजें ज्यादा लगी होती है, या कोई चोक कॉइल लगी हो, चोक कुंडली। ठीक है, तो ये लोड कैसा होता है, ये लोड जो होता है वो प्रेरक लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है। ठीक है, तो जब आपका लोड इंडक्टिव लोड होगा जिसमें मोटर है, ट्रांसफार्मर, चोक कुंडली ये सब ज्यादा लगे होते हैं, तो जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर हो जाता है। लैगिंग पावर फैक्टर मतलब कितना, 0.5 की वैल्यू दी गई, 0.5 जो पावर फैक्टर होता है लैगिंग होता है, और इसी की जगह अगर 0.8 दिया होता है, 0.9 तो वो लीडिंग पावर फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, तो लैगिंग पावर फैक्टर होने का मुख्य कारण क्या है, प्रेरक लोड का अधिक होना। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के उतार चढ़ाव से, उतार चढ़ाव का कारण, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रू पावर ड्यू टू रेजिस्टिव लोड, प्रतिरोधक भार के असली के कारण ट्रू पावर अगर मतलब रेजिस्टिव लोड होता है तो रेजिस्टिव लोड होने पर कभी भी पावर फैक्टर जो होगा वो लैग नहीं करता है। ठीक है, उसमें पावर फैक्टर इंप्रूव रहता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है रिएक्टिव पावर फैक्टर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड, अधिक प्रेरक के कारण प्रतिक्रियाशील, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। इंडक्टिव लोड ज्यादा रहेगा, प्रेरक भार के कारण जो, तो रिएक्टिव पावर क्या होती है वो ज्यादा जनरेट होती है, रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर अगर रहेगी ज्यादा तो पावर फैक्टर हमेशा लैग करेगा। ठीक है, और धारती भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, और अगर ऑप्शन नंबर डी में दिया है रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर कैपेसिटिव लोड, धारती भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, तो कैपेसिटिव लोड का मतलब क्या होता है, वो पावर कैपेसिटिव लोड के कारण जो रिएक्टिव पावर जनरेट होती है वो इंडक्टिव लोड के कारण जनरेट रिएक्टिव पावर को नेग्लेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, जिससे पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। तो कैपेसिटिव लोड से पावर फैक्टर कम नहीं होगा बल्कि इंप्रूव होगा, कम पावर फैक्टर को इंप्रूव किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पूछा गया था कि 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है, तो जो लोड होगा वो आपका इंडक्टिव लोड है, प्रेरक लोड है, इस कारण से आपका पावर फैक्टर क्या रहेगा, लैग करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज एंड बैलेंस लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है या क्या होगी। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं स्टार कनेक्शन क्या होता है। ठीक, जब कैसा रहे 3 फेज सिस्टम में, आपको पता है कौन सा सिस्टम है, 3 फेज सिस्टम। ठीक है, मतलब 3 कला प्रणाली। ठीक है, 3 कला प्रणाली। 3 कला प्रणाली में क्या होता है कि जब हम तीनों वाइंडिंग को चित्र के अनुसार कनेक्टेड करें, इस तरह से जोड़ें। ठीक है, ये वाइंडिंग मान लेते A1 A2 है, ये B1 B2 है, ये C1 C2 है। ठीक है, जब 3 वाइंडिंग को चित्र के अनुसार कनेक्ट करते हैं, मतलब तीनों वाइंडिंग के दूसरे C2 कर लेते हैं, यहाँ C1। ठीक है, दूसरे टर्मिनल को एक साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, और बाकी जो 3 खुले टर्मिनल है उनको सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है, तो इस कनेक्शन को हम स्टार कनेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, R फेज से कनेक्ट कर देंगे, इसे Y फेज से कनेक्ट कर देंगे, और यहां से B फेज, RYB 3 फेज हो गए। ठीक है, तीनों वाइंडिंग को जब हम चित्र के अनुसार कनेक्ट करते हैं तो इस कनेक्शन को स्टार कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें ये जो पॉइंट है
जहां तीनों वाइंडिंग मिलती हैं, ठीक है। इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट या स्टार पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगर फेज और न्यूट्रल के बीच में अगर हम करंट नापेंगे, ठीक है, एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जो करंट मेजर की जाती है उसको हम फेज करंट बोलते हैं, ठीक। और यहां पर दो फेजेस के बीच में, ठीक है, जब दो फेजेस के बीच में दो फेज लाइन होगी, जैसे वाई फेज और बी फेज है, इनके बीच में जो करंट मेजर की जाती है उसको लाइन करंट कहते हैं। और एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जब करंट मेजर की जाती है तो उसे फेज करंट कहते हैं। ऐसे सेम वोल्टेज में भी होता है, जब एक फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज को मेजर करेंगे तो उसको हम फेज वोल्टेज कहेंगे, और जब दो फेजेस के बीच में वाई फेज बी फेज के बीच में वोल्टेज को मेजर करेंगे तो उसको लाइन वोल्टेज के नाम से जानेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमसे क्या दिया गया था कि स्टार संयोजित सिस्टम में तीन कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है, ठीक है। उदासीन चालक, अब हमारा कौन सा ये है पॉइंट, स्टार पॉइंट ये है। ये पूछा गया कि थ्री फेज सिस्टम में असंतुलित लोड हो, मतलब जो वाई फेज है, ठीक है, आर फेज, वाई फेज और बी फेज में जो लोड लगा हुआ है वो क्या हो, अलग अलग हो। मान लो जैसे यहाँ पर आर फेज में लैंप लगा है 100 वाट का, ठीक है, वाई फेज में जो लैंप लगा दिया हमने 200 वाट का, और बी फेज में जो लैंप लगा दिया हमने 60 वाट का, ठीक है। तो तीनों फेजेस में क्या रहे हो गया, जो लोड हो गया वो क्या हो गया, असंतुलित हो गया, मतलब अलग अलग लोड कनेक्ट हो गया। तब हमसे पूछा गया कि असंतुलित लोड होता है तो न्यूट्रल पॉइंट पर करंट क्या होती है। तो हम सिंपल सी बात जानेंगे कि अगर लोड पहले अगर हम जान लें संतुलित हो, अगर तीनों में सेम वोल्टेज का हम बल्ब लगा दें, मतलब यहाँ पर भी 100 वाट का लगा दें, वाई वाले में भी 100 वाट का लगा दें और बी फेज में भी 100 वाट का लैंप लगा दें, तो लैंप और लोड हमारा क्या रहेगा, संतुलित रहेगा। संतुलित लोड होने की स्थिति में क्या होती है, जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, मतलब उदासीन चालक होते हैं, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, शून्य रहता है, ठीक है। लेकिन हमसे किससे पूछा गया था, असंतुलित के लिए। असंतुलित का मतलब है तीनों फेजेस में लोड जो है वो अलग अलग है। तो अलग अलग रहने पर क्या रहता है कि जो उदासीन चालक है उसमें धारा का प्रवाह होगा। अब कितना होगा, तो तीनों फेजेस में हम देख लेंगे, जिस फेज में धारा का मान सबसे कम होगा, ठीक है, तो उदासीन चालक में उससे भी कम धारा का मान होगा, ठीक है, उससे भी कम धारा प्रवाहित होगी। आ रही बात समझ में। तो जैसे हम देखते हैं कि सबसे कम लोड किसमें है, 60 वाट है, सबसे ज्यादा किसमें है, 200 वाट, ठीक, और आर फेज में कितना है, 100 वाट। तो सबसे कम धारा किसमें प्रवाहित होगी, आपकी बी फेज में, ठीक है। तो इस वाले से भी कम धारा किसमें प्रवाहित होगी, इस न्यूट्रल वाले कंडक्टर में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया था स्टार संयोजित सिस्टम में तीन कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या रहेगी। तो धारा क्या रहेगी, तो मैंने बताया तीनों कलाओं में से जिस फेज में, मतलब तीनों फेजेस में से जिस फेज में धारा का मान सबसे कम होगा उससे भी कम मान की धारा उदासीन चालक में प्रवाहित होगी, ठीक है। तो पहले वाले में क्या दिया ऑप्शन में, कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरे में दिया द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन थ्री फेज, धारा का तीन कलाओं में धारा का बीजीय योग, ये भी नहीं होगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट इन टू फेजेस ओनली, केवल दो कलाओं में धारा का बीजीय योग, ये भी सही नहीं है। लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है डी लेसर देन द लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेजेस, कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में भी सबसे कम, मतलब धाराओं की तीनों फेजेस में हम धारा की तुलना करें तो जिस फेज में धारा का मान कम होगा उस मान से भी कम धारा उदासीन चालक में प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम। ये थ्री फेज सिस्टम होता है जब वाइंडिंग को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं, मतलब तीनों वाइंडिंग के दूसरे टर्मिनल को एक साथ जोड़ देते हैं और जो एक पहला टर्मिनल होता है उसको हम फेज तार से कनेक्ट कर देते हैं लोड से, ठीक।
जब तीनों में लोड अलग अलग होता है तो उसको अनबैलेंस्ड कंडीशन बोलते हैं, असंतुलित लोड बोलते हैं। असंतुलित लोड जब रहता है तो न्यूट्रल चालक में धारा का मान प्रवाह होता है, ठीक है, धारा बहती है। और इसी की जगह जब संतुलित होता है मतलब तीनों लोड जो होते हैं बराबर होते हैं, मतलब बराबर लैंप में लगा होगा लैंप लोड, ऐसा समझ लेते हैं, तो न्यूट्रल वाले कंडक्टर में धारा का मान प्रवाहित नहीं होता, धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक, अब हमसे पूछा गया था कि उदासीन चालक में करंट की जो वैल्यू होगी क्या रहेगी, तो तीनों फेज में हम करंट को मेजर करेंगे। जिस फेज में करंट का मान सबसे कम होगा उससे भी कम मान की धारा उदासीन चालक में प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा वहां करेक्ट हो गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है, कैलकुलेट द अपरेंट पावर इन केवीए ऑफ थ्री फेज 415 volt 50 hertz star system if the line current IL is 16 ampere at 0.8 power factor। ठीक, अब आपसे पूछा गया है कि 3 कला 415 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन करंट 16 एम्पियर है और 0.8 शक्ति गुणांक है। इसमें क्या पूछा गया है, तो अपरेंट पावर आभासी शक्ति के बारे में पूछा गया, वो भी थ्री फेज सिस्टम के लिए। तो मैंने आपको बताया था आभासी शक्ति अपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, √3VLIL। ठीक है, ये है आभासी शक्ति के लिए। अब देखते हैं क्या क्या हमको दिया गया है। तो 415 VL की वैल्यू कितनी दी गई, लाइन वोल्टेज 415 दिया गया है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी गई है, पावर फैक्टर हमको कितना दिया गया है 0.8। ठीक है, अब इसमें वैल्यू निकालनी है, आभासी शक्ति निकालनी है, पावर, तो यहाँ पर पुट करेंगे √3 का, √3 लिखा हमने। VL की वैल्यू कितनी दी गई है 415 इनटू IL कितना दिया गया है, तो हमें 16 एम्पियर दिया गया है। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732 इंटू 415 इंटू 16। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 415 में 16 का, तो 16 पंचे 80, हासिल कितना आएगा 8, 16 एकदम 16 और 16 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24 का यहाँ कितना 24 का 4, फिर कैरी कितना देंगे 2, 16 का फिर मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 16 चौको 64 और 64 2 68, 6840, तो कितना है 1.732 इंटू 6840। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो फिर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 1.732 इंटू 6840। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 00, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 दूनी 8, 4 3 12 की 2 हासिल 1, 4 7 28 और 1 29 की 9, फिर कैरी कितना देंगे 2, 4 एकम 4 2 6। ठीक है, इसके बाद वापस से 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, कैरी कितना आएगा 1 आएगा, 8 त्रिक 24 और 1 25 की 5, फिर कैरी कितना देंगे 2, 8 7 56 2 58 का 8, फिर कैरी कितना देंगे 5 और 8 एकम 8 5 13। वापस से भी हमें 6 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कितना होगा 6 दूनी 12 2, फिर कैरी कितना 1, 6 त्रिक 18 और 1 19 की 9, फिर कैरी कितना 1, 7 6 42 और 1 43 की 3, फिर कैरी कितना 4 और 6 एकम 6, 6 4 10। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे 8 6 2 8 5 2 7 9 2 11 5 16। ठीक है, कैरी कितना दिया 1, 9 और 1 10 10 8 18 18 6 24 4, फिर कैरी कितना 2 3 3 6 2 8 और 1 1,
कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव लगा तो यहाँ से भी गिनेंगे 1 2 3 और 3 अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आ गई, 46.880। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ये किसमें आई है, VA में आई है। किसमें आई है, वोल्ट एम्पियर, क्योंकि आभासी शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, VA होता है। ठीक, आ रही बात समझ में। अब क्या है, हमको वैल्यू किसमें पूछी गई है, जो आंसर पूछा गया है स्टार सिस्टम में KVA में। किससे पूछा गया स्टार सिस्टम में, KVA में वैल्यू निकालनी है। तो वोल्ट एम्पियर को किलो वोल्ट एम्पियर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसमें 1000 से जब भाग देंगे तो जो दशमलव है वो 3 अंक आगे खिसक आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 कहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू, 11.846। ठीक है, KVA क्या आ गया, अपरेंट पावर का मान जो आया आभासी शक्ति वो कितना आ गया, 11.846 किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो हमारा है, पहले में 15.2 KVA दिया हुआ है, दूसरे में दिया हुआ है 11.5 KVA। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 11.5 KVA। ठीक है, अब आपसे पूछे कभी भी अपरेंट पावर निकालने का फॉर्मूला, तो अगर सिंगल फेज के लिए पूछता है तो VI रखेंगे सिर्फ, और अगर 3 फेज के लिए पूछता है तो रखेंगे √3 VL/IL वोल्ट एम्पियर में रहेगा। अगर किलो वोल्ट एम्पियर में पूछता है तो जो वैल्यू आई है उसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा जो होगा वो किलो वोल्ट एम्पियर में निकल आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर W1 and W2 in 3 phase power measurement if the power factor is 0। ठीक है, क्या है कि जब भी हमको 3 फेज सिस्टम में पावर को मेजर करना होता है तो उसके लिए हम एक विधि का प्रयोग करते हैं, जैसे 2 वाट मीटर विधि कहा जाता है। 2 वाट मीटर विधि का प्रयोग करते हैं 3 फेज सिस्टम में पावर को मेजरमेंट करने के लिए। अब आपसे पूछा गया कि 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर है W1 और W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर शून्य है। पावर फैक्टर का मतलब है कि PF इज इक्वल टू जो cos फाई दिया गया है, PF बराबर cos फाई बराबर कितना आ रहा है, 0 डिग्री, ये है। ठीक है, तो पावर फैक्टर शून्य है तो वॉट मीटर की रीडिंग क्या होगी। ठीक, पावर फैक्टर 0 कब होगा। ठीक है, पावर फैक्टर 0 होने की एक ही दशा होती है कि जब W1 और W2 दोनों की जो रीडिंग होगी वो क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। ठीक है, धनात्मक रहती है, पॉजिटिव रहती है, तब जो हमारा वॉट मीटर रीडिंग होती है वो क्या आती है, वॉट मीटर रीडिंग पॉजिटिव होगी तो पावर फैक्टर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे W1 और W2 बोथ आर पॉजिटिव रीडिंग। W1 और W2 दोनों की रीडिंग क्या रहे, धनात्मक पाठ्यांक रहता है, तो पावर फैक्टर हमारा क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, अगर क्योंकि जो W1 W2 अगर हम पूछा जाए टोटल वॉट मीटर रीडिंग कैसे निकालते हैं, तो जो W1 की रीडिंग होती है प्लस W2 दोनों की रीडिंग को जोड़ देते हैं तो हमारी जो वॉट मीटर रीडिंग होती है वो निकल कर आ जाती है, कुल पावर निकल के आ जाती है 3 फेज सिस्टम में। ठीक है, और शून्य होने की दशा क्या रहेगी, जब दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या रहे, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब धनात्मक रहती है, तो पावर फैक्टर क्या रहता है, शून्य रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट इन अ सिंगल फेज एसी सर्किट। सिंगल फेज एकल फेज एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है। सिंगल फेज एसी यहाँ डिग्री कर लेंगे। सिंगल फेज एसी परिपथ में आपसे पूछा गया फेज डिफरेंस कितना होता है। फेज डिफरेंस का मतलब आपसे यही होता है कि कोई भी दो राशियां हैं,
करंट और वोल्टेज होती है, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है, दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री आगे पीछे हैं, उसी को हम जो है फेज डिस्प्लेसमेंट या कलांतर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो सिंगल फेज एसी परिपथ में जो कलांतर होता है सिंगल फेज सप्लाई में, वो कितना होता है फेज डिफरेंस, तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर यही आपसे 3 फेज के लिए पूछा जाता है तो 3 फेज के लिए होता है 120 डिग्री। ठीक, लेकिन हमसे यहाँ किसके लिए पूछा गया, सिंगल फेज एसी परिपथ के लिए कलांतर, तो वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। और अगर जो 120 डिग्री दिया गया वो किसके लिए दिया गया है, 3 फेज सिस्टम के लिए। ठीक है, 3 फेज सिस्टम मतलब 3 कला प्रणाली। 3 कला प्रणाली में जो फेज डिफरेंस रहता है वो 120 डिग्री होता है, और सिंगल फेज में एसी परिपथ में कितना रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्शन। फिर यहाँ पूछा गया आपसे स्टार कनेक्शन के बारे में। ठीक है, स्टार कनेक्शन उस कनेक्शन से, अगर आपको कहीं ऐसा सिंबल भी दिखता है तो आप समझ जाएंगे स्टार कनेक्शन का सिंबल होता है, स्टार कनेक्शन का संकेत है ये। ठीक है, अब पूछा गया है स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज VL तथा फेज वोल्टेज VP में क्या संबंध होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो स्टार कनेक्शन होता है उसके लिए जो लाइन वोल्टेज, या इस तरह से देख लेंगे, लाइन वोल्टेज जो है VL ये √3 VP रहता है, √3 इंटू फेज वोल्टेज हो जाता है। ठीक, और यही आपसे अगर पूछा जाए लाइन करंट क्या रहती है स्टार कनेक्शन में, तो लाइन करंट जो है IL इज इक्वल टू क्या रहेगी IP। ठीक, स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज जो लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है, और लाइन करंट जो होती है वो फेज करंट के बराबर रहती है। ठीक, और यहीं अगर पावर के लिए आपसे पूछा जाए तो पावर जो होती है वो हो जाती है √3 VL IL cos phi। ठीक, अगर आपसे पावर के बारे में पूछा है, एपरेंट पावर के नहीं, अगर एपरेंट पावर पूछा जाएगा तो cos phi नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या संबंध है। लाइन वोल्टेज क्या होता है VL इज इक्वल टू √3 VP। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है VL इज इक्वल टू √3 VP, तो ये क्या है ऑप्शन नंबर ये सही है, और बाकी तीनों क्या है गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया हुआ है, कैलकुलेट द लाइन करंट ऑफ द 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई फॉर द बैलेंस लोड ऑफ 3000 वाट एट 0.8 पावर फैक्टर इज कनेक्टेड इन स्टार। 3000 वाट संतुलित भार है, संतुलित का मतलब है बैलेंस लोड है, तीनों फेजेस में लोड जो है वो क्या है समान है। ठीक है, 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति है, तो लाइन धारा की गणना करें। ठीक, हमने आपको बताया है कि जो लाइन संतुलित लोड है, ठीक है, और पावर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो हमने अभी आपको बताया था P इज इक्वल टू क्या होता है √3 VL IL cos phi। ठीक, जिसमें आपको √3 रहेगा, VL की वैल्यू कितनी दी है तो 415 दी गई है, लाइन वोल्टेज दिया है हमें 415। ठीक, IL का मान कितना दिया है, तो IL का मान हमें निकालना है, सॉरी हाँ, लाइन करंट क्या है हमें निकालनी है, तो इसको IL रखेंगे इंटू cos phi की वैल्यू, पावर फैक्टर हमें कितना दिया गया है 0.8। ठीक, इसको 0.8 रखेंगे। अब हमें यहाँ से IL निकालना है, तो IL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा P, और जो हमको लोड दिया है पावर वो कितनी दी गई 3000 वाट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3000 इज इक्वल टू √3 की वैल्यू रख देंगे, √3 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, तो 1.732 इंटू 415 इंटू IL इंटू 0.8। ठीक है, इंटू लगा देते हैं कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हमें यहाँ IL की वैल्यू निकालनी है, तो IL को यहाँ रखें, तो बाकी सब किधर चले जाएंगे 3000 के अपॉन में, तो IL बराबर क्या हो जाएगा 3000 बटे
1.732 इंटू 415 गुणे 0.8, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। कितना मल्टीप्लाई करना था हमको? 1.732 इंटू 415 इंटू 0.8, ठीक। एक बार पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 0 कैरी 1 दिया, 5 नहीं 15 और 1 16, फिर कैरी 1 देंगे, 5 सत्ते 35 और 1 36, 6, फिर कैरी कितना दिया 3 और 5 एकम 5 3 8, ठीक है। नेक्स्ट 1 का मल्टीप्लाई करना है तो सेम डिजिट आ जाएगी 2 3 7 1, ठीक है। अब हमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 4 का, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर 2, फिर कैरी 1, 4 सत्ते 28 और 1 29, 9 लिखेंगे, फिर कैरी कितना देंगे 2, 4 एकम 4 2 6, ठीक है। इसको क्या कर लेंगे हम? ऐड कर लेंगे। 6 2 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 6 3 9 8 कितना हो जाएगा 17, फिर कैरी 1, 8 2 10, 8 2 10, 7 17 और 1 18, ये 8, फिर कैरी 1, 9 और 1 10 और 1 11, ये 1, फिर कैरी कितना देंगे 1 और 6 और 1 7, कितना आ गया, ठीक है। अभी पॉइंट लगाए तो पॉइंट कितने अंक बाद लगा? 1 2 3, तो 3 अंक बाद क्या लगा देंगे हम? दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अभी क्या करना है? 0.8 बाकी है, तो इसमें 7 1 8 718.780 में 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आएगा, 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 64 आएगा, इसका हम 4 लिखेंगे, कैरी कितना देंगे 1, 8 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 8 सत्ते 56 और 56 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 62, ये 2, कैरी कितना देंगे फिर से हाँ, ठीक है। 62 की 2, कैरी कितना दिया 6, फिर 8 8 64, 64 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72 की 2, फिर कैरी कितना देंगे हम 7, 8 एकम 8 7 15, 5 कैरी कितना देंगे 1, फिर 8 सत्ते 56 और 1 57, ठीक है। कितने अंक बाद दशमलव लगा देंगे हम? 1 2 3 अंक बाद इधर है और 1 अंक, कितने अंक बाद दशमलव लगे? 4, तो 1 2 3 4, ठीक है। 575.2, ठीक है। तो कितना आया? IL इज इक्वल टू 3000 बटे 575.2, ठीक है, 575.2 समथिंग, ठीक है। और जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3000 में 575.2 का, तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5.21 एम्पियर, ठीक है। तो लाइन करंट का मान हमारा कितना आ जाएगा 5.21 एम्पियर, ठीक। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पहले ऑप्शन में दिया 85 एम्पियर, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरे ऑप्शन में दिया 1.2 एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमसे क्या पूछा गया था? 3000 वॉट का एक संतुलित लोड है जिसमें पावर फैक्टर जो है उसका 0.8 मान दिया गया है। कनेक्शन कैसा है? तो स्टार कनेक्शन है। लाइन वोल्टेज की जो वैल्यू दी गई थी 415 दी गई थी और लाइन करंट का मान निकालना था। जब भी हमें इस तरह का कोई फॉर्मूला लगाया पावर दिया हो तो पावर के लिए हम लगाते हैं P = √3 VL/IL cos phi, जहां पर पावर जो दिया था मतलब 3000 वॉट जो लोड है वो हमारा क्या है पावर है, तो उसको हमने 3000 लिख लिया, बराबर √3 की वैल्यू रख दी 1.732 इंटू लाइन करंट, लाइन वोल्टेज का मान था 415 उसको रख दिया, लाइन करंट हमको निकालनी और पावर फैक्टर का मान दिया था 0.8 उसको रख दिया। IL निकालना, तो IL को निकालने के लिए जो बाकी डिजिट है वो सब कहाँ चली जाएंगी? गुणे में थी, तो गुणे से बराबर को उधर किस में जाती है? भाग में। तो 3000 बटे 1.732 इंटू 415 इंटू 0.8 हो गया, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करने पर तो 575.2 2240,
ठीक है, 2240 आया। ठीक, जब 3000 में इसका डिवाइड करेंगे तो 5.21 समथिंग आएगा, और जो लाइन करंट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5.2 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट हुआ। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द पावर फैक्टर इन 3 फेज पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वाट मीटर शोइंग इक्वल रीडिंग। ठीक है, व्हाट इज द पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम, 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। मतलब 3 फेज सिस्टम में 2 वाट मीटर मेथड का प्रयोग करके पावर को निकाला जा रहा है, जिसमें दोनों वाट मीटर जो W1 वाट मीटर है और W2 दोनों की रीडिंग क्या है, इक्वल है, समान है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा ये पूछा गया है आपसे। ठीक, तो जब भी 2 वाट मीटर है वो रीडिंग क्या दिखाते हैं, समान दिखाते हैं। तो समान रीडिंग दिखाने का मतलब होता है जो उनके बीच में फेज एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और cos फाई जो पावर फैक्टर बराबर कितना होता है, cos फाई होता है। ठीक है, फाई की वैल्यू कितनी रख देंगे, 90, तो cos 90। ठीक है, और cos 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब भी 3 फेज सिस्टम में पावर फैक्टर जो है वो क्या दिखा रहे हैं, समान रीडिंग दिखाते हैं, तो शक्ति गुणांक जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। इसी को यूनिटी पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया हुआ है, डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट IL और फेज करंट IP के बीच में क्या संबंध है। जैसे इससे पहले हमसे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन करंट एंड फेज करंट, लाइन करंट IL और फेज करंट IP पूछा गया इन डेल्टा कनेक्शन में। इससे पहले हमने स्टार कनेक्शन में देखा था, अब किसमें देखेंगे, डेल्टा कनेक्शन में। तो जब हम क्या करते हैं, 3 वाइंडिंग को समथिंग इस तरह से जोड़ देते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये कनेक्शन क्या हो जाता है, ये डेल्टा कनेक्शन होता है। ये मान ले A1 तो ये A2 होगा, ये मान ले B1 तो ये B2 पॉइंट होगा, और ये C1 और ये क्या हो जाएगा, C2। मतलब इसमें क्या होते हैं, तो सभी वाइंडिंग ये असमान सिरे आपस में जुड़े होते हैं डेल्टा कनेक्शन में, और इस कनेक्शन में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो अगर हमें डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट को निकालना होगा या फेज करंट को, लाइन वोल्टेज को निकालना होता है, तो डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, और अगर लाइन करंट के लिए पूछा जाएगा तो लाइन करंट होती है वो √3 IP, मतलब लाइन करंट फेज करंट की √3 गुनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे किसके लिए पूछा गया था, यहाँ पे डेल्टा कनेक्शंस में लाइन करंट और फेज करंट के बीच संबंध पूछा गया है। तो लाइन करंट क्या होती है, फेज करंट की √3 गुनी होती है। ठीक है, IL = √3 VP रहता है। तो देख लेते हैं, पहले ऑप्शन में दिया है IL = √3 IP, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट की √3 गुनी होती है, और लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर, कला अनुक्रम मीटर का क्या उद्देश्य है। तो हम देख लेते हैं, फेज सीक्वेंस मीटर बेसिकली होता क्या है। तो फेज हमने बताया कि जब भी 3 फेज सिस्टम होते हैं, तो 3 फेज सिस्टम में 3 फेज होते हैं। 3 फेज होता है, एक R फेज होता है, एक Y फेज और एक क्या रहता है, B फेज। ये 3 फेज होते हैं 3 फेज सिस्टम में। तो अगर हमको इन फेजों की जो स्थिति जाननी होती है, फेज सीक्वेंस सही है कि नहीं, क्योंकि जो फेज सीक्वेंस सही होता है वो क्या होता है, RYB, यही सीक्वेंस सही होता है कि मतलब R फेज पहले होना चाहिए, फिर Y फेज होना चाहिए, फिर B फेज होना चाहिए। अगर हम इसी की जगह RBY कर देंगे तो ये फेज सीक्वेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको RYB की स्थिति चेक करनी है कि ये सीक्वेंस जो है सही है कि गलत है, तो ये हम चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कला अनुक्रम मीटर का प्रयोग करते हैं फेजेस की स्थिति को जानने के लिए। ठीक, आ रही बात समझ में। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, 2 दिया है, टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज मोटर। 3 फेज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कला अनुक्रम मीटर का यूज किया जाता है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरे में दिया है, टू प्रोटेक्ट मोटर अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से मोटर को बचाने के लिए, तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तीसरा दिया है, टू इंडिकेट द इनकरेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज
सिस्टम, और चौथा दिया टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ सॉरी टू इंश्योर द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पर सही है। ये हमें क्या बताता है, कला अनुक्रम मीटर का सही क्रम क्या है वो बताता है। कौन, कला अनुक्रम मीटर का कार्य, पर्पज, उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ क्या हुआ, करेक्ट हुआ। और पूछा जाता है सही जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, तो RYB जो होता है वो सही सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया है कैलकुलेट द अपरेंट पावर ऑफ अ स्टार कनेक्टेड थ्री फेज लोड इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस थ्री फेज 415 लोड वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर एंड द फेज करंट इज 10 एम्पियर। एक स्टार से जुड़े 3 कला भार की आभासी शक्ति की गणना करनी है। अगर यह 0.8 शक्ति गुणांक पर 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज करंट 10 एम्पियर। ठीक, ये स्टार कनेक्शन है, इसमें क्या करना है आपको, आभासी शक्ति अपरेंट पावर निकालनी है, जो हमने बताया था P इज इक्वल टू क्या होता है, √3VL इंटू IL। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, P हमें निकालना है। ठीक, √3 की वैल्यू हमको पता है, VL कितना दिया है तो वो 415 दिया गया है, और IL हमको नहीं दिया गया है। ठीक है, IL की जगह क्या दिया गया, फेज करंट, फेज धारा दी गई है IP का मान दिया गया है कितना, 10 एम्पियर। और आपको पता है कि जो स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन में फेज करंट जो होती है वो लाइन करंट के क्या रहती है, बराबर रहती है, या कहें लाइन करंट फेज करंट के बराबर रहती है। तो IL बराबर क्या हो जाएगा, IP, और IP की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 एम्पियर, तो IL की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10 एम्पियर। ठीक है, हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, P इज इक्वल टू √3 कितना दिया गया है, 1.732, VL कितना दिया गया है तो 415, IL की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 एम्पियर। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इतना दिया गया तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, 1.732 इंटू 415। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 नहीं 15 और 1 16, 5 सत्ते 35 और 1 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 एकम 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आ जाएगी। 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12 की 2 कैरी 1, 4 सत्ते 28 और 1 29, 9 कैरी 2, 4 एकम 4 2 6। ठीक है, जोड़ लेते हैं, 6 2 कितना हो जाएगा 8, 8 6 14 3 17 की 7 कैरी 1, 8 2 10, 8 2 10 और 1 11, 11 7 18। ठीक है, फिर कैरी 1, 9 और 1 10 और 1 11 और 6 और 1 7। कितना आया मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, और 3 अंक के बाद दशमलव भी लगाना है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ आ गया 718.780। ठीक, अभी इसमें कितने का, हमको 10 का मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर हमको डिजिट मिली 718.780 गुणे 10। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 718.780। ठीक है, अभी 3 अंक बाद दशमलव लगाना है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 718.780। ठीक, और हमको पता है हाँ, एक चीज और देख लेते हैं, जो ये वैल्यू आई है 718.780, ये किसमें आई है, वोल्ट एम्पियर में, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, किसमें आई है, ये वोल्ट एम्पियर में आई है। और हमको इसको किसमें निकालना होता है, आभासी पावर जो हमको दी गई है, आंसर में क्या दिया गया है, केवीए में दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम किलो वोल्ट एम्पियर में बदल लेते हैं। किलो वोल्ट एम्पियर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 7.8 में 1000 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो दशमलव क्या हो जाएगा, 3 अंक आगे आ जाएगा, 7.1
1878। ठीक, आ रही बात समझ में? तो क्या करते हैं, वैल्यू क्या आ गई, केवीए में आ गई, तो अपरेंट पावर आ गई, वो क्या आ गई 7.1878। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया 12.45 केवीए, ये भी गलत है। दूसरे ऑप्शन में दिया गया 57.50, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन में दिया गया 3.320 केवीए, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 7.188 केवीए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हुआ। ठीक, फिर एक बार देख लेते हैं कि स्टार कनेक्शन था, उसमें आपको अपरेंट पावर निकालनी थी, जिसकी लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट, पावर फैक्टर 0.8 और फेज करंट दी गई थी। ठीक है, अपरेंट पावर या आभासी शक्ति निकालने का फॉर्मूला होता है P = √3 VL × IL। ठीक, हमको जो फेज करंट का मान दिया गया था, लाइन करंट का मान नहीं दिया गया था, लेकिन हमको पता है कि जो स्टार कनेक्शन होती है उसमें लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है, तो लाइन करंट का मान भी क्या आ गया, 10 एम्पियर। सबकी वैल्यू पुट कर दी, पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया वो कितना आया, 7187.8। ये किसमें आया था, वोल्ट एम्पियर में, और हमको पता है जो आंसर हमें दिया गया वो किसमें दिया गया, किलो वोल्ट एम्पियर में। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो क्या आया, 7.1878 केवीए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ करेक्ट हुआ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया, व्हाट इज द पावर फैक्टर इफ वन ऑफ द वॉट मीटर रीडिंग इज 0 एंड द अदर रीड्स टोटल पावर इन 2 वॉट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट। यदि 3 कला शक्ति में 2 वॉट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक हो, तो शक्ति गुणांक क्या होगा। ठीक, इसमें क्या किया गया, बताया गया 2 वॉट मीटर रीडिंग है, ली गई है 2 वॉट मीटर रीडिंग से, जिसमें से एक वॉट मीटर जो है वो क्या दिखा रहा है, 0 रीडिंग दिखा रहा है, और दूसरा वॉट मीटर जो है वो क्या दिखा रहा है, टोटल खपत को बता रहा है। जो टोटल खपत हुई है वो कौन बता रहा है, W2। ठीक, तो शक्ति गुणांक क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है कि एक वॉट मीटर 0 रीडिंग दिखाए और दूसरा वॉट मीटर जो है टोटल कंजम्पशन को बताए कि कितना पावर कंजम्पशन हुआ है, कितनी खपत हुई है। ठीक है, तो जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो क्या रहता है, लैगिंग रहता है। ठीक है, लैगिंग का मतलब इस कंडीशन में जो फेस एंगल है वो क्या रहता है, 60 से अधिक रहता है। ठीक है, 60 से क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है, मतलब अगर जब फेस एंगल क्या रहता है, 60 रहता है। ठीक, इस पे देख लेते हैं, हम मान लेते हैं फेस एंगल कितना है, 60 है, तो cos फाई की जगह कितनी रख देंगे हम वैल्यू, cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। मतलब जब 60 डिग्री फेज एंगल होता है तब पावर फैक्टर कितना आता है, 0.5। लेकिन यहाँ क्या है कि जब फेज एंगल क्या होगा, 60 से अधिक होगा, तब एक वॉट मीटर जो है वो 0 रीडिंग दिखाता है और दूसरा वॉट मीटर टोटल कंजप्शन को बताता है। तब पावर फैक्टर हमारा लैगिंग रहता है, और कितना रहेगा, तो 0.5 से कम। कितना आएगा, 0.5 से कम। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पहला दिया 0.5, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा दिया है 0, ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया यूनिटी, यूनिटी में पॉजिटिव रीडिंग होती है दोनों वॉट मीटर की। तीसरा दिया बिलो 0.5, तो 0.5 से कम। ठीक, 0 जब वॉट मीटर शक्ति गुणांक कितना होगा, 0.5 से कम होता है, तब एक वॉट मीटर का जो पाठ्यांक होता है वो 0 होता है, और दूसरा वॉट मीटर जो है वो टोटल कंजप्शन को बताता है, टोटल खपत को। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया है, हाउ विल यू ऑब्टेन पॉजिटिव रीडिंग इन द वॉट मीटर रीड्स नेगेटिव रीडिंग ड्यूरिंग 3 फेज 2 वॉट मीटर मेथड। 3 कला 2 वॉट मीटर विधि में वॉट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, 3 फेज सिस्टम है, 2 वॉट मीटर मेथड का यूज कर रहे हैं हम पावर को निकालने के लिए, जिसमें से 2 वॉट मीटर में ऋणात्मक पाठ्यांक दे रहा है। एक वॉट मीटर में क्या है, वॉट मीटर हमको कैसी रीडिंग दे रहा है, तो नेगेटिव रीडिंग दे रहा है, ऋणात्मक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो हम उसको धनात्मक कैसे करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो वॉट मीटर में एक कॉइल होती है, एक प्रेशर कॉइल होती है, ठीक है, जिसे दाब कुंडली कहते हैं। एक होती है करंट कॉइल, ठीक है, जिसको हम धारा कुंडली कहते हैं। ये वॉट मीटर के अंदर कुंडलियां होती हैं,
पीसी और सीसी, प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल। तो जब भी हमको वॉट मीटर क्या दे रहा है, नेगेटिव रीडिंग दे रहा है और हमको पॉजिटिव रीडिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो प्रेशर कॉइल है उसके संयोजन को क्या कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, तो जैसे ही प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को बदलेंगे तो वॉट मीटर हमें पॉजिटिव रीडिंग देने लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया बाय इंटरचेंजिंग द कनेक्शन ऑफ इनपुट टर्मिनल, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरे में दिया बाय डिस्कनेक्टिंग द कनेक्शन ऑफ करंट कॉइल इन मीटर, मतलब करंट कॉइल को, धारा कुंडली को मीटर से विसंयोजित करने पर, अलग करने पर, ऐसा कर देंगे तो वॉट मीटर हमको रीडिंग ही नहीं देगा, ये भी गलत है। दूसरा दिया बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन मीटर, मीटर में दाब कुंडली के संयोजन बदलने पर, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। अगर हम वॉट मीटर में प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को, दाब कुंडली के कनेक्शन को चेंज कर देते हैं तो जो हमारा वॉट मीटर है वो पॉजिटिव रीडिंग देने लगता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया हुआ है, कैलकुलेट द टोटल पावर बाय 2 वॉट मीटर W1 W2 मेथड इफ वन ऑफ द वॉट मीटर W2 रीडिंग्स टेकन आफ्टर रिवर्सिंग। 2 वॉट मीटर विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वॉट मीटर रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि आपको 2 वॉट मीटर से W1 W2 है उनसे रीडिंग करनी है, वॉट मीटर मेथड से कैलकुलेशन निकालनी है, जबकि जो 1 वॉट मीटर की रीडिंग है हम क्या करते हैं, रीडिंग उलटने के बाद लेते हैं। कनेक्शन जो है 1 वॉट मीटर जो W2 है उसकी रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। तो ऐसा कब होता है, तो जब वॉट मीटर हमको कैसी रीडिंग देता है, नेगेटिव रीडिंग देता है, ठीक है ना, ऋणात्मक मान देता है, तो हम क्या करते हैं, उसके कनेक्शन को क्या कर देते हैं, प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को बदल करके हम उसमें धनात्मक रीडिंग लेते हैं। क्या लेते हैं, धनात्मक। ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि हमको जब नेगेटिव रीडिंग दिखाता है तो वॉट मीटर की रीडिंग पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक, उसको पढ़ने के लिए हम वॉट मीटर के कनेक्शन बदल करके धनात्मक रीडिंग लेते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए टोटल पावर निकालने के लिए, तो टोटल पावर निकालने के लिए होता है W1 में W2 की हम क्या करते हैं, मान को जोड़ देते हैं तो हमको टोटल वास्तविक पावर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर 1 वॉट मीटर तो हमको वैल्यू दे रहा है, ठीक, जबकि W2 वैल्यू किसमें दे रहा है, नेगेटिव में। हमने रीडिंग पढ़ने के लिए तो उसको, उसके कनेक्शन को बदल दिया, लेकिन जो रीडिंग आ रही है तो वो किसमें थी, एक्चुअल में नेगेटिव थी, तो उसका मान हम किसमें लेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे। तो यहाँ W1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस W2। तो टोटल पावर जो आ जाएगी वो क्या आएगी, W1 माइनस W2। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वॉट मीटर जो था नेगेटिव रीडिंग दे रहा था, लेकिन रीडिंग पढ़ने के लिए हमने उसके कनेक्शन को उलट दिया, रिवर्स करके कनेक्शन रीडिंग पढ़ी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में दिया गया W1 इंटू 2, तो ये गलत है, W1 ओनली रीडिंग गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया W1 माइनस W2, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी दिया W1 प्लस W2, इसमें क्या होता है कि जब दोनों वॉट मीटर रीडिंग सही होती तब टोटल पावर निकालने के लिए हम W1 प्लस W2 करके निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, तो दूसरा वॉट मीटर की रीडिंग जो है वो नेगेटिव में है, तो W1 माइनस W2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया, इन विच 3 फेज सिस्टम द आर्टिफिशियल न्यूट्रल इज रिक्वायर्ड टू मेजर द फेज वोल्टेज। अभी हमने आपको बताया था, पूछा गया है आपसे कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। तो हमने अभी आपको 2 कनेक्शन बताए, एक कनेक्शन बताया स्टार कनेक्शन, दूसरा क्या बताया, डेल्टा कनेक्शन। तो हमने स्टार कनेक्शन में बताया कि 3 वाइंडिंग के जब समान सिरों को एक साथ जोड़कर और 3 सिरे जो बचे उनमें हम RYV फेज को कनेक्ट कर देते हैं, तो वो स्टार कनेक्शन होता है। उसमें 3 वाइंडिंग के जो समान सिरे जुड़े होते हैं उसको न्यूट्रल पॉइंट से जानते हैं। एक तो स्टार कनेक्शन में तो न्यूट्रल पॉइंट दिया होता है, लेकिन अभी हमने एक डेल्टा कनेक्शन बताया था इस तरह का। ठीक, इस कनेक्शन में जो होता है न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। तो जब हमको डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, लाइन करंट तो हम 2 फेजेस के बीच में मेजर कर लेते हैं, लेकिन जब फेज करंट और फेज वोल्टेज की बात आती है तब इसके लिए हमको आर्टिफिशियल न्यूट्रल की जरूरत होती है, कृत्रिम उदासीन चालक की जरूरत पड़ती है। इसमें पड़ती है तो डेल्टा कनेक्शन में पड़ती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कौन सी कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है, तो कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता हमको, आर्टिफिशियल न्यूट्रल की जरूरत हमको डेल्टा कनेक्शन में होती है। ठीक है,
वो भी कैसा सिस्टम, तो तीन तार तीन कला प्रणाली सिस्टम रहता है डेल्टा कनेक्शन में। तो पहला ऑप्शन में देख लेते हैं, 3 वायर स्टार कनेक्टेड। अगर स्टार होगा तो उसमें न्यूट्रल पॉइंट उपस्थित रहता है, ठीक है, तो इसके लिए आर्टिफिशियल न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा दिया है 4 तार स्टार कनेक्टेड। अब क्या है, 3 तार तो फेस के, इसमें न्यूट्रल का तार भी आपको दिया गया है, तो ये भी कनेक्शन, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा दिया है 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, 3 तार डेल्टा संयोजन सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट है। 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में हमें फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन चालक की आवश्यकता होती है, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज इन 3 फेज सिस्टम इफ द फेज वोल्टेज इज 240। 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 हो तो लाइन वोल्टेज क्या होगी, ठीक है, लाइन वोल्टेज मतलब VL क्या होगी। अगर फेज वोल्टेज VP कितना है 240 दिया गया है, तो हमने आपको बताया था 3 फेज सिस्टम में VL इज इक्वल टू क्या होता है, √3 VP होता है, ठीक। √3 का मान कितना है 1.732 होता है, और VP कितना है दिया गया था 240, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 415.68 वोल्ट, ठीक है। तो अगर लाइन वोल्टेज कितनी रहे 240 रहती है, सॉरी फेज वोल्टेज 240 रहती है, तो लाइन वोल्टेज कितनी आ जाएगी 415 वोल्ट, ठीक है, जिसे हम 415 वोल्ट मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देख लेते हैं क्या दिया है 340 वोल्ट, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 400 वोल्ट, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 415 वोल्ट, तो 415 वोल्ट क्या है हमारा सही आंसर है। फेज वोल्टेज जब 240 होती है तो लाइन वोल्टेज कितनी रहती है 415 वोल्ट रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ, व्हाट इज द पावर फैक्टर इज वन ऑफ द वॉटमीटर गिव्स नेगेटिव रीडिंग इन 2 वॉटमीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट। 3 फेज शक्ति माप की 2 वॉटमीटर विधि में यदि 1 वॉटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो वॉट पावर फैक्टर क्या रहता है। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 वॉटमीटर मेथड का प्रयोग करके हम रीडिंग निकाल रहे हैं। जब उसमें 1 वॉटमीटर क्या रहेगा नेगेटिव रीडिंग देता है तो वॉटमीटर का पाठ्यांक कितना होता है, ठीक। जब हम नेगेटिव रीडिंग दे रहे हैं उसका कंडीशन होती है कि फाई एंगल कितना है 60 डिग्री है। जब फाई 60 डिग्री रहता है तो पावर फैक्टर जो रहता है सॉरी पावर वॉटमीटर रहता है वो कैसी रीडिंग देता है हमको नेगेटिव देता है, ठीक है। तो पावर फैक्टर PF इज इक्वल टू कितना रख देंगे cos फाई की वैल्यू कितनी है 60 का मान होता है 1.2, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। जब वॉटमीटर हमको नेगेटिव रीडिंग दे रहा है तो पावर फैक्टर का मान कितना है 0.5 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ क्या है करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दिया गया, व्हाट इज द फेज रिप्लेसमेंट बिटवीन फेजेस इन अ 3 फेज सर्किट। 3 कला AC परिपथ में कलांतर कितना होता है, तो हमने आपको बताया था कि जब सिंगल फेज में फेज डिफरेंस कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो 3 फेज में कितना रहेगा, तो हमको पता है कि जो 3 फेज पूरा सर्कल होता है जो स्टेटर है वो कितना रहता है 360 रहता है, ठीक है। और इस 360 में हमको कितनी वाइंडिंग करनी होती है 3 फेज सिस्टम में 3 वाइंडिंग करनी होती, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ये किसके लिए आ गया एक वाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो एक वाइंडिंग के लिए फेज डिफरेंस 3 कला प्रणाली में कितना होता है 120 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 90 डिग्री, तो ये किसके लिए होगा सिंगल फेज के लिए, ये किसके लिए है सिंगल फेज के लिए, और 120 डिग्री किसके लिए होता है 3 फेज के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के लिए जो हम चैप्टर 8 से संबंधित पॉलीफेज सिस्टम से जो क्वेश्चन थे उन्हें हमने कर लिया है, ठीक है। अगर आप इस क्लास को देखना चाहते हैं तो यहाँ से 1 सेकेंड वेट करेंगे। ये QR जनरेट हो गया, इस QR के द्वारा आप स्कैन करके इस क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी, और इस QR को स्कैन करके आप मोबाइल में स्कैन करने के बाद इस क्लास को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, टैबलेट लैपटॉप उसमें भी देख सकते हैं, ठीक है।
और किसी को इस क्यूआर को शेयर कर सकते हैं, तो वो भी इस क्यूआर को स्कैन करके अपनी क्लासेस या पीडीएफ को एज इट इज देख सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मंजिल करियर पॉइंट के साथ।